स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक सीपीसी का ओवरव्यू लेके आएंगे जिसमें आपके सेक्शंस और आर्डर्स एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि आपका जो लॉ गेट का सिलेबस है वो जल्द से जल्द हम कंप्लीट कर लें। तो आज का जो ओवरव्यू है वो सीपीसी पे है जिसमें हम आज सेक्शंस और आर्डर्स को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उसके साथ एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं लॉ गेट के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और यहाँ से आप लॉ गेट की प्रिपरेशन कर सकें। तो कुछ टर्म्स हैं डेफिनेशन के, वो आपको लाजमी इसमें रीड करने पड़ेंगे ताकि जो इसके भी एमसीक्यूज़ लॉ गेट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है वो है डिक्री होल्डर। अच्छा, डिक्री होल्डर हम किससे कहते हैं? डिक्री होल्डर हम उसे कहते हैं जिसके फेवर में कोई डिक्री पास की गई हो। उसके बाद है जजमेंट डेप्टर। जजमेंट डेप्टर हम उससे कहते हैं जिसके खिलाफ कोई जजमेंट पास की गई हो। उसके बाद जो टर्म है वो जज है। अच्छा, जज की जो मीनिंग क्या है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो सिविल कोड में है उसे हम जज कहेंगे। अच्छा, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि एक जो कोड है जिसकी लोकल जुरिसडिक्शन है, उसे हम जो ओरिजिनल जो लोकल जुरिसडिक्शन है उसकी सिविल कोड की एक जो जुरिसडिक्शन होती है उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोड कहेंगे जो एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। फॉरेन जजमेंट का मतलब है जो फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की हो तो उसे हम फॉरेन कोर्ट फॉरेन जजमेंट कहेंगे। मतलब कि पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की जो जजमेंट होगी तो उसे हम फॉरेन जजमेंट कहेंगे। जो सेक्शन 3 है वो डील करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है और जो दूसरी कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, जो सेक्शन 3 हमें बताता है। उसके बाद जो डिक्री है वो एक डिग्री के रिलेटेड है। वो डिग्री जजमेंट और जो जजमेंट है उससे फॉलो करती है। उसके बाद है सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी। वो डिग्री की मीनिंग बताता है। वो डिग्री की मीनिंग ये है कि फार्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन है जिसमें जो सूट है उसमें पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमाइन करती है। जो डिग्री है, डिग्री में क्या चीज़ होती है? वो राइट्स को डिटरमाइन करती है पार्टीज़ के। उसके बाद जजमेंट। जजमेंट मींस स्टेटमेंट गिवन बाय जज। अच्छा, जो जजमेंट है जो जज अपने रिटन में कोई ग्राउंड्स डिग्री पे आर्डर या डिग्री या आर्डर किसी ग्राउंड पे रिटन में देता है उसे हम जजमेंट कहेंगे। उसके लीगल सेंस में जो आर्डर की मीनिंग है, जो एक डिसीजन है कोर्ट का जो एक रिटन फॉर्म में होता है। उसके बाद सेक्शन 2 और सबसेक्शन 14 है ऑफ सीपीसी का, जो है कि आर्डर मीन्स द फार्मल एक्सप्रेशन ऑफ। अच्छा, जो आर्डर की इसमें मीनिंग बताई गई है कि जो आर्डर एक फार्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी कोर्ट के डिसीजन है, एक सिविल कोर्ट का डिसीजन है जो एक डिक्री नहीं है। मतलब ये कि सिंपली ये कि हर वो आर्डर जो डिक्री ना हो वो उसे हम आर्डर कहेंगे। हर वो फार्मल एक्सप्रेशन जो डिक्री ना हो उसे हम आर्डर कहेंगे। उसके बाद डिक्री को लाजमी रिटन में होना चाहिए। डिक्री लाजमी रिटन में होगी। जो हमारे सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 है वो डील करते हैं सिविल कोर्ट के जुरिसडिक्शन के हवाले से। कहाँ पे केस फाइल करना है, किस कोर्ट में इंस्टीट्यूट करना है, वो सारा कुछ सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक डील करते हैं। जिसमें हमारी जुरिसडिक्शन के अंदर पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन और सब्जेक्ट वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो सारा पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन अंदर आ जाते हैं। तो सेक्शन 15 जो है सीपीसी का वो डील करता है कि किस कोर्ट में आपको केस इंस्टीट्यूट करना है। जो लोएस्ट ग्रेड की जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसमें हमें फर्स्ट में कोर्ट सूट को फाइल करना होता है। उसके बाद जो सेक्शन 9 है सीपीसी का वो डील करता है सिविल जो भी सिविल नेचर के केसेस हैं वो सिविल कोर्ट ही डील करेगी उसे। वो उसके बाद है रेस सब जुडिकेटा। रेस सब जुडिकेटा की जो मीनिंग है वो ये है कि कोई भी ऑलरेडी मैटर किसी भी जुडिशल में पेंडिंग है तो उसे हम रेस जुडिकेटा कहते हैं। रेस जुडिकेटा जो प्रिंसिपली इसकी जो में अप्लाई होता है वो होता है स्टे ऑफ सूट। जहाँ पे स्टे ऑफ सूट का है वो सेक्शन जो डील करता है वो सेक्शन 3 रेस सब जुडिकेटा अप्लाई होता है वहाँ पे। रेस जुडिकेटा का जो सिंपली हम इसको समझ लें कि सेम ऑफ काज भी हो और सेम पार्टी और सेम काज ऑफ एक्शन जो किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है तो आप कहीं और कोर्ट में वो सेम केस सेम काज ऑफ एक्शन फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद है रेस जुडिकेटा। जो रेस जुडिकेटा है वो सेक्शन 11 में डिस्क्राइब किया गया है। तो रेस जुडिकेटा की जो मीनिंग है वो ऑलरेडी कोई मैटर है वो सेटल हो चुका है, मतलब डिस्पोज हो चुका है, तो वो आप सेम मैटर सेम पार्टी सेम काज ऑफ एक्शन आप किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते।
उसके बाद जो है कोर्ट के पास कोर्ट के कुछ पावर्स बताए गए हैं कि कुछ कोर्ट्स के इनहेरेंट पावर है, वो कोर्ट अपने किसी भी आर्डर को जो डिक्री है या फिर आर्डर है उसको सेट असाइड भी कर सकती है, उसे अमेंड भी कर सकती है, जो कोई किसी भी अफराडली उसको लिया गया है, डिक्री को पास करवाया है। तो सेक्शन 12(2) की जो सीपीसी में रेमेडी प्रोवाइड की गई है को किसी भी डिक्री या जो आर्डर है वो अगर किसी फ्रॉड पे लिया गया तो या उसकी जुरिसडिक्शन पे नहीं थी, उसकी कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं थी, तो फिर 12(2) की एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी कि ये रेमेडी है एग्रीड पर्सन के। उसके बाद जो सेक्शन 12(2) बताता है कि जो कोर्ट है अगर कोई फाइनल आर्डर पास करती है डिक्री, तो उसको एग्रीड पर्सन है वो अपनी एप्लीकेशन उसी सेम प्रोसीडिंग को में फ़ाइल कर सकता है, उसी कोर्ट में उसी सेम प्रोसीडिंग को आगे चला के कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। जो हमारा सेक्शन 20 है वो डील करता है कि कहाँ पे सूट फाइल किया जाएगा। तो जहाँ पे डिफेंडेंट रहता हो या फिर जहाँ पे काज ऑफ एक्शन अराइज हो, दोनों जगह पे आप सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हो। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है टेरिटरी जुरिसडिक्शन के, कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो वो डिफेंडेंट रेज करेगा। उसके बाद हमारा जो सेक्शन है 47 सेक्शन 47 डील करता है एग्जीक्यूशन के लिए। जो कोई भी क्वेश्चंस एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए कोई भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो सेक्शन 47 डील करता है। जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट है वो डील करेगी। एग्जीक्यूटिव कोर्ट कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव जो कोर्ट है वो पावर वो कौन सा ट्रायल कोर्ट के पावर उसके इक्वल हैं। जी नेक्स्ट है जो फॉर द डिटरमाइन अराइजिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अच्छा, जो एग्जीक्यूशन के दौरान डिग्री ऑफ एग्जीक्यूशन, जब हम डिग्री कोई एग्जीक्यूशन करवाते हैं उसके दौरान कोई भी अगर क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ कोई भी न्यूज़ सूट या सेपरेट सूट आप फाइल नहीं कर सकते, उसी प्रोसीडिंग को आगे चलाया जाएगा। उसके बाद हमारा जो सेक्शन 75 है वो डील करता है लोकल कमीशन पे। यहाँ पे कहाँ पे कोर्ट लोकल कमीशन इशू कर सकती है, किन मैटर्स में। तो कुछ मैटर्स दिए गए हैं जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन मेकिंग पोर्शन या एजुकेशन अकाउंट या लोकल इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे आप कोर्ट है कमीशन इशू कर सकती है। जो सेक्शन 75 है वो जो लोकल कमीशन इशू है वो कोर्ट खुद के बिहाफ पे भी कमीशन इशू कर सकती है या फिर किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे भी कमीशन को इशू कर सकती है। जो इसका जो पर्पज़ होता है वो किसी भी चीज़ को एग्जामाइन करने का होता है, मतलब स्टेटमेंट लेने का होता है, जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट या मेकिंग लोकल इन्वेस्टिगेशन या किसी भी पर्सन को या फिर अपनी कोई भी अकाउंट्स के रिलेटेड कोई डिटेल हासिल करने के लिए कोर्ट कमीशन अपॉइंट करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को, जैसे कि वो जो पर्दा नशीन औरत है, अगर उसकी वो कोर्ट में नहीं आ सकती तो उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए कमीशन अपॉइंट कर सकती है। या किसी कंपनी के रिलेटेड कोई मैटर है तो उस कंपनी का जो रिकॉर्ड्स है बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए, उसके रिकॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन अपॉइंट कर सकती है। या फिर कोई भी पार्टीशन पे कोई भी अगर कोई फैसला है, अगर कोई मैटर चल रहा है तो उसकी डिटेल के लिए कमीशन अपॉइंट इशू कर सकती है। तो जो कमीशन है वो अंडर सेक्शन 75 के तहत पर्दा नशीन औरत या कोई भी एक बीमार आदमी है या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो नहीं आ सकता, कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, तो उसकी कमीशन अपॉइंट कर सकती है, लोकल कमीशन इशू कर सकती है। उसके बाद हमारा जो सेक्शन 96 है वो सेक्शन 96 अपील है। तो जो अपील है यहाँ पे सेक्शन 96 में जो हमारी फ़र्स्ट अपील है वो किसके ख़िलाफ़ अपील की जाती है, जो अपील किसके ख़िलाफ़ की जाती है वो की जाती है डिक्री के ख़िलाफ़। इसके दो अपील्स इन सिविल प्रोसीजर में दिए गए हैं एग्रीड पार्टी को, और जो फ़र्स्ट अपील है वो 96 सेक्शन के तहत की जाएगी, और जो फ़र्स्ट अपील होगी वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ाइल करोगे। अगर जो डिक्री डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पास किया तो फिर आप हाई कोर्ट में अपील करोगे। अगर किसी जो पार्टीज़ हैं वो कंसेंट पार्टीज़ के तहत कोई भी डिक्री पास करवाते हैं तो उसे कंसेंट डिक्री कहते हैं। जो कंसेंट डिक्री है वो अपीलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों पार्टीज़ की कंसेंट के साथ ही डिक्री पास की जाती है, वो अपीलेबल नहीं होगी, मतलब कि कंसेंट पार्टी अपीलेबल नहीं है। उसके बाद है कि अगर कोई भी पार्टी समन होने के बाद अपीयर नहीं होती, जो डिफेंडेंट है वो अपीयर नहीं होता केस में, तो वो जो डिक्री पास की जाएगी वो एक्स पार्टी डिक्री पास की जाएगी और एक्स पार्टी डिक्री अपीलेबल है। उसके बाद हमारा जो सेक्शन है वो 104 सेक्शन है, आर्डर्स अपील फ्रॉम आर्डर्स। तो इनमें कुछ आर्डर्स दिए गए, इन आर्डर्स पे आप
अपील कर सकते हो, अदरवाइज़ दूसरे आर्डर्स के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। सेक्शन 35A, सेक्शन 47 और सेक्शन 95 इन आर्डर्स सेक्शन पे जो भी आर्डर्स होते हैं उनमें आप अपील कर सकते हो। नीचे एच में उसमें थोड़ा बहुत डिफ़ाइन किया गया है, जैसे कि सेक्शन 35A जो फ़ाइन के रिलेटेड है और 47 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के रिलेटेड है, और जो हमारा 95 वो अरेस्ट एंड डिटेंशन, किसी पर्सन को अरेस्ट करवाने के लिए है। तो उनके खिलाफ, उन आर्डर्स के खिलाफ आप अपील कर सकते हो, मगर एक एक्सेप्शन है, जो बंदा किसी भी एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए अरेस्ट करवाया तो उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई कौन से बंदे के खिलाफ आप, कौन से आर्डर के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते, तो वो है जो बंदा एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए अरेस्ट करवाया तो उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। उसके बाद है कि जो कोई भी, अच्छा, एनी आर्डर मेड अंडर रूल विच अपील एक्सप्रेस अलाउड बाय रूल्स, अच्छा, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी आर्डर पास, अच्छा, जो अपील होने के, अपील सुनने के बाद कोई भी जो कोर्ट आर्डर पास करेगी तो उस आर्डर के खिलाफ भी आप अपील फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद अच्छा, जो सेक्शन 104 के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, और ये भी मैं आपके साथ नोट्स शेयर करूँगा पीडीएफ में, व्हाट्सएप ग्रुप मैं शेयर कर दूंगा। अगर जिसने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ये नोट्स मिल जाएंगे। तो उसके बाद जो हमारा सेक्शन है 115 जो रिवीजन के रिलेटेड है, तो अच्छा, रिवीजन कौन कैसे होगी रिवीजन? सबसे पहले रिवीजन कैन बी ओरिजिनेट ऑन सीपीसी, तो कोर्ट खुद के एक्शन पे भी रिवीजन करवा सकती है, आर्डर दे सकती है, या किसी भी एग्री पार्टी जो एप्लीकेशन देगी उस पर भी कोर्ट रिवीजन का आर्डर दे सकती है, दोनों पे। जो इसका जो रिवीजन का प्रोसीजर जो प्रोवाइड किया गया है वो अंडर सेक्शन 115 में बताया गया है। अच्छा, जो रिवीजन है वो किन ग्राउंड्स पे होगी? वो कोर्ट की जुरिसडिक्शन पे। जुरिसडिक्शन दो तरह की इसमें आती है, एक तो कोर्ट अपना जो पावर है उसमें एक्सरसाइज करने में फेल हो जाए, या फिर जो कोर्ट्स की पावर है उसे अपने जुरिसडिक्शन से ओवर एक्सरसाइज कर ले, तब रिवीजन की एप्लीकेशन दी जा सकती है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन जुरिसडिक्शन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो कोई भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं ड्यूरिंग सिविल सूट, तो फिर उसके खिलाफ रिवीजन फाइल की जाती है। जो रिवीजन है वो आपको विदिन 90 डेज़ किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में फाइल करनी पड़ती है। उसके बाद हाई कोर्ट को जो रिवीजन की एप्लीकेशन को विदिन 6 मंथ के अंदर डिस्पोज करना होता है। अच्छा, जो कौन सी चीज़ें आप रिवीजन की जो एप्लीकेशन है उसमें अटैच करोगे? वो एक प्लीडिंग है, डॉक्यूमेंट्स है, और आर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी चीज़ें आपको अटैच करनी है, मतलब प्लीडिंग भी अटैच करनी है उस रिवीजन एप्लीकेशन के साथ, डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो, और जो कोर्ट का आर्डर है, सबऑर्डिनेट कोर्ट का आर्डर, वो आप उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करोगे। उसके बाद प्रॉपर जो फॉर्म है इसका रिवीजन की एप्लीकेशन का, तो वो आप सुपीरियर कोर्ट में फ़ाइल करोगे रिवीजन को। उसके बाद सेक्शन 151 है जो इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट है, तो जो सेक्शन 151 जो सीपीसी का वो डील करता है इनहेरेंट पावर, और जो सेक्शन 151 ऑफ है तो वो इनहेरेंट पावर के रिलेटेड हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दिए गए हैं इन सेक्शन में। और उसके बाद जो है जो सिविल कोर्ट्स जो अपने इनहेरेंट पावर यूज़ करती है वो कहाँ पे करती है? या तो एंड ऑफ जस्टिस, या कोई प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज़ प्रोसेस, कोई ऐसी जहाँ पे कोई एंड ऑफ जस्टिस हुआ हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ ऐसी प्रोसेस को रोका जाने के लिए, दोनों पे कर सकती है। जो ऑल सिविल कोर्ट्स अपने जो इनहेरेंट पावर इस्तेमाल करती है वो 151 सेक्शन ऑफ सीपीसी के तहत करती है। तो यहाँ पे हमारे जो सेक्शंस पोर्शन क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने आर्डर्स। जो हमारा आर्डर 1 है सीपीसी, वो है कौन से जॉइंडर और मिसजॉइंडर, इसमें टर्म्स बहुत आते हैं। तो जो सेक्शन रूल 1 और 3 है जो इसमें बताया गया कौन से प्लेंटिफ बन सकते हैं, कौन डिफेंडेंट बन सकते हैं। रूल 1 और रूल 3 में यही बताया गया कौन से डिफेंडेंट बन सकते हैं, कौन से प्लेंटिफ्स बन सकते हैं। तो उनकी जो क्राइटेरिया वो इसमें बताया गया है। जो सेक्शन 10 इसका है वो अभी देखें, यहाँ पे रॉन्ग पर्सन है। अभी यहाँ पे देखें, एक मिसजॉइंडर, एक नॉन जॉइंडर, दो टर्म्स हैं। एक मिसजॉइंडर वो है जो सूट में मतलब कि मिस्टेक कैन उसको ऐड किया गया हो, वो पार्टी ना हो उस सूट में, तो हम उसे मिसजॉइंडर कहेंगे। नॉन जॉइंडर वो है वो पार्टी जो नेसेसरी पार्टी होती है, जो अब प्रेजेंट नहीं होती उसके सूट के अंदर, वो है नॉन जॉइंडर पार्टी है।
तो नॉन जॉइंटर पार्टी वो नेसेसरी पार्टी होती है, वो उस केस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, तो उसको केस में कोर्ट आगे नहीं चला सकती, उस केस को उसको आगे नहीं कर सकती, उसका फैसला नहीं सुना सकती जब तक वो नहीं आता। अगर उसके ख़िलाफ़ कोई भी अगर आ जाता है तो फैसला नॉन जॉइंटर के अगेंस्ट कोई डिग्री पास की जाती है, वो प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको जल्द से जल्द उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकता है, अपनी जो प्रेजेंट ना हुआ हो उसकी सफिशिएंट काज अपना दे के कोर्ट में एप्लीकेशन एज अर्लीस्ट स्टेज उसको देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो हमारा सेक्शन ऑर्डर 6 है, वो ऑर्डर 6 ये डील करता है अपने प्लीडिंग के रिलेटेड। अच्छा, तो प्लीडिंग में कौन सी चीज़ें आ जाती है? प्लीडिंग में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों आ जाती हैं। तो इसमें ऐसे ना समझे कि सिर्फ प्लेंट आती है, नहीं, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों। अगर कोई पूछे, मीनिंग पूछ ले कि मीनिंग प्लीडिंग शैल मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों, तो इस आपका जो आंसर होना चाहिए वो दोनों, बोथ। अच्छा, जो प्लीडिंग में कौन से किन कंटेंट पे डील करती है? तो यहाँ पे हम मटेरियल फैक्ट्स, ना कि लॉ एंड एविडेंस। तो यहाँ पे आप जो प्लीडिंग है उसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स ही रखोगे। उसके बाद है जो डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी होंगे उसे आपको लाजमी इसमें कंसाइज करना होता है। जो हर एक प्लीडिंग जो है सेक्शन रूल 14 ये कहता है कि हर प्लीडिंग में उस पार्टी की सिग्नेचर होना लाजमी है। और सेक्शन 15 ये वेरीफाई ऑफ प्लीडिंग होती है, जिसमें अपने वकला की सिग्नेचर होती है उस वेरिफिकेशन पे। वो एक किस्म सेक्शन 15 ये कहता है, उस रूल 15 ये कहता है। रूल 16 ये कहता है कि कोर्ट किसी भी उसको प्लेंट को अमेंड भी कर सकती है या उसको ख़त्म भी कर सकती है, कोर्ट के पास पावर है प्लीडिंग को। जो सेक्शन रूल 17 ये कहता है द कोर्ट में अमेंड द प्लीडिंग एट एनी स्टेज। कोर्ट किसी भी स्टेज प्लीडिंग को अमेंड कर सकती है ट्रायल के दौरान, जो नेचर ऑफ सूट है उसको। उसके बाद ऑर्डर 7 ऑफ CPC जो डील करता है प्लेंट के रिलेटेड। जो इसका रूल 1 जो प्लेंट के बारे में है कि प्लेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो कोर्ट का नाम, नेम, कोड नेम, रेजिडेंट ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, काज ऑफ एक्शन, जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कोर्ट फी, सारे उसमें आपको मेंशन करने होते हैं। रूल 1 ये बताता है। रूल 3 इसका जो बताता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई आप सूट है तो फिर उस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी आपको बाउंड्रीज और नंबर्स बताने होते हैं कि कौन सी बाउंड्री कहाँ पे है और ईस्ट में क्या है, उसके वेस्ट में क्या है या नॉर्थ में क्या है, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना होता है, उस प्लेंट के अंदर डिस्क्राइब करना होता है। जो रूल 5 है कि डिपेंडेंट, उसमें अपनी जो भी लाइबिलिटीज़ और इंटरेस्ट है वो उसको शो करना पड़ेगा उसको। उसके बाद जो रूल 10 है इसका CPC का, वो है रिटन ऑफ प्लेंट। और जो सेक्शन 11 है वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है। आपकी जो है किन रीज़न्स की वजह से आपकी जो प्लेंट रिजेक्ट होती है, या तो फिर आपके उसमें अंडर वैल्यू होती है या इनसफिशिएंट स्टेम लगे होते हैं कोर्ट के। अगर स्टेम नहीं है तो फिर भी आपकी जो प्लेंट है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई जो भी रिजेक्टिंग ऑफ प्लेंट का जो ऑर्डर है उसके वो अपीलेबल है। और जो रूल 13 के तहत रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट इंक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रेश सूट, कोई भी उसकी ज़रूरत नहीं है कोई फ्रेश सूट फाइल करने की, वही उसमें अपील करके उसे उस प्लेंट को आगे चलाया जा सकता है। उसके बाद ऑर्डर 8 है जो रिटन स्टेटमेंट के रिलेटेड है। जो रिटन स्टेटमेंट है वो डिफेंडेंट फाइल करता है और उसके पास टाइम विदिन 30 डेज़ के अंदर वो अपने रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। और अगर वो डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करने में फेल हो जाता है तो कोर्ट उस जो प्लेंट है उसको ट्रू मान के उसे प्रिज्यूम करेगी। उसके बाद है अगर डिफेंडेंट जो अपनी रिटन स्टेटमेंट को फेल हो जाता है तो उसको जो सफिशिएंट काज देगा अपनी एप्लीकेशन, रिटन स्टेटमेंट एप्लीकेशन फेल हो जाए तो अपनी वो सफिशिएंट काज देगा उसमें। और जो इसके सेट ऑफ के काइंड्स हैं वो 2 है। सेट ऑफ का मतलब काउंटर क्लेम होता है, और जो इसका जो राइट इज़ कॉल्ड, अच्छा जो इसका क्लेम्ड एज मैनर है वो लीगल सेट ऑफ है। अच्छा, जो सच सेट ऑफ विच में बी अलाउड विद द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट इज़ कॉल्ड, अच्छा ये जो है आप ऐसे समझ लें इक्विटेबल सेट ऑफ, ठीक है, इक्विटेबल सेट ऑफ है। लीगल सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड इन सूट फॉर मनी। जो इक्विटेबल सेट ऑफ है वो हम सूट फॉर मनी के लिए क्लेम करते हैं। इसमें इक्विटेबल सेट इस इक्विटेबल है वो हमारा लीगल सेट ऑफ हुआ, ये हमारा इक्विटेबल जो सूट है वो सूट फॉर अदर देन मनी, जो मनी के अलावा जो भी केसेस हैं उनमें हम इक्विटेबल सेट ऑफ क्लेम करते हैं। जो कोर्ट फीस में कंपलसरी होती है लीगल सेट ऑफ में। और जो सूट डिसमिस कब किया जाएगा, जब कोर्ट को लगे कि
जब सूट में बी डेस्ड बाय कोर्ट कैन कंसिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ फेल्यूर टू पे कॉस्ट ऑफ समन। अगर प्लेंटिफ फेल हो जाता है समन्स की फ़ीस में, समन्स सर्व नहीं करवाता, डिफेंडेंट को नहीं पहुंचता, तो उस केस को डिसमिस किया जाएगा। जो सेक्शन ऑर्डर 9 है वो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कैन बी कैरीड डेस्ट डज नॉट अपीयर। अच्छा, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कब कहलाई जाती है? जब डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता। जब एक्स पार्टी डिक्री पास होती है तो वहाँ पे डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं होता, अपीयर नहीं होता कोर्ट में, तब उसे एक्स पार्टी डिटरमाइन किया जाता है उस सूट को। तो वो रूल 6 में बताया गया है, ऑर्डर 9 रूल 6 में बताया गया है। जो प्रोसीजर ऑफ एक्स पार्टी का डिक्री का है वो प्रोवाइड ऑर्डर 9 में बताया, ऑर्डर 9 रूल 13 में डिस्क्राइब किया गया है। जो एक्स पार्टी डिसीजन है वो अपीलेबल भी है और रिविजनेबल दोनों है। उसके बाद जो रूल 2 है वो डिसमिसल ऑफ सूट व्हेन समन नॉट सर्व कंज्यूमर प्लेंटिफ फेल टू पे। अच्छा, यही वही चीज़ है कि जो अगर प्लेंटिफ फेल हो जाता है अपने समन्स की फ़ीस देने में, पे करने में, तो वो सूट डिसमिस किया जाएगा। और अगर रूल 3 ये कहता है वेदन नाइदर पार्टी अपीयर, अच्छा जो रूल 3 कहता है कि दोनों पार्टीज अगर कोर्ट में अपीयर नहीं होती तभी वो सूट डिसमिस किया जाएगा। रूल 4 कहता है 2 और 3 रूल के तहत अगर कोई भी केस डिसमिस किया गया है तो वो फ्रेश सूट भी फाइल कर सकते हैं और उसी सूट को रीस्टोर करवा सकते हैं सफिशिएंट रीजनेबल ग्राउंड्स कोर्ट को सेटिस्फाई करके। उसके बाद रूल 6 है जब प्लेंटिफ अपीयर होता है कोर्ट में और डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता समन देने के बाद, समन उसको सर्व होने के बाद, तो वो प्रोसीड है वो एक्स पार्टी प्रोसीड माना जाएगा। उसके बाद जो हमारा ऑर्डर है वो 39 है। 39 द कोर्ट में ग्रांट टेम्परेरी इंजेक्शन अंडर। अच्छा, जो टेम्परेरी इंजेक्शन है वो किस ऑर्डर के तहत दिया जाएगा? वो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट की जाएगी। इंजेक्शन इज़ एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ समथिंग, डू दे भी सकती है, ना टू डू नहीं भी दे सकती, दोनों। कोर्ट में ग्रांट इंजेक्शन इवन विदाउट नोटिस टू अदर पार्टी। जो वो कौन सी इंजेक्शन है जिसमें विदाउट नोटिस पार्टी को दिए हुए वो कर सकती है, वो है इंटीरियम इंजेक्शन। जो इंटीरियम इंजेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो है 15 डेज। इन केस ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजेक्शन, जो टेम्परेरी इंजेक्शन कोर्ट्स नीड्स टू, अच्छा टेम्परेरी इंजेक्शन में कोर्ट की क्या ज़रूरत होती है? सबसे पहले कि वो कोर्ट इसको नोटिस देगी अपोजिट पार्टी को, उसके बाद उसे सुनने की अपॉर्चुनिटी देगी, उसे सुनेगी, मतलब दोनों, उस सर्व नोटिस टू अपोजिट पार्टी, बी उस गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग, मतलब दोनों, उसे नोटिस भी देगी उस अपोजिट पार्टी को और उसे सुनेगी भी। उसके बाद सच इंजेक्शन विच कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट इस कॉल्ड। जब ये जो इंजेक्शन है वो कम्प्लीटली डिस्पोज हो जाए तो उस सूट को हम क्या कहेंगे? उस हम इंजेक्शन को परमानेंट इंजेक्शन कहेंगे। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो टेम्परेरी इंजेक्शन का है वो 6 मंथ है। एन ऑर्डर फॉर एन इंजेक्शन मे बी बाय द कोर्ट। अच्छा, जो इंजेक्शन का जो है ऑर्डर होता है जो इंजेक्शन का, उसमें कोर्ट उसको सेटिसाइड कर सकती है, वेरीफाई भी कर सकती है, उसे डिस्चार्ज भी कर सकती है, ये तीनों उसमें कर सकती है। केस इन विच टेम्परेरी इंजेक्शन में बी ग्रांटेड एज डिस्क्राइब अंडर ऑर्डर रूल ऑफ। तो ये ऑर्डर 39 रूल 4 में डिस्क्राइब किया गया है टेम्परेरी इंजेक्शन को। उसके बाद हमारा ऑर्डर 41 है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। जो डिटेल प्रोसीजर ऑफ हेयरिंग जो फर्स्ट अपील का बताया गया वो ऑर्डर 41 में। जो हेयरिंग का प्रोसीजर है अपील में वो ऑर्डर 41 में बताया गया है। जो हर एक अपील है वो मेमोरेंडम पे बेस करती है। जो अपील को अपीलेट कोर्ट शैल पास वाइल डिस्पोजिंग ऑफ अपील। जो अपीलेट कोर्ट अपनी जो अपीलेट कोर्ट है वो अपील को डिस्पोज करती है, वो डिक्री और जजमेंट के बेस पे डिस्पोज करती है दोनों पे। जो इसका मेमोरेंडम ऑफ अपील का होता है वो कंपेंड होता है डिक्री पे। अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम इज़ प्रोवाइड। अच्छा, जो मेमोरेंडम में अमेंडमेंट को प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइड करते हैं, अमेंडमेंट की जाती है मेमोरेंडम में, उसका जो तरीक़ेकार बताया गया है वो रूल 3 में बताया गया है। ऑर्डर 41 में बताया गया है। उसके बाद है जो अपीलेंट कोर्ट में डिमांड फ्रॉम अपीलेंट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ डाई ऑफ अपील। जो अपीलेट कोर्ट अपीलेंट से जो कॉस्ट लेती है जो अपील की, उसे हम सिक्योरिटी कहते हैं। एंड अपील में भी डिसमिस्ड व्हेन। अच्छा, कब अपील डिसमिस की जाती है? या फिर एक तो अपीलेट अपीयर नहीं होता, या फिर कोर्ट उस अपील में जो मेंटलिटी दी गई है, जो उसमें बयान किया गया उससे सेटिस्फाई नहीं, तब वो अपील डिसमिस की जा सकती है।
अपीलेट कोर्ट इज एम्पावर टू डिक्री। अच्छा, जो अपीलेंट के कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डिक्री को मॉडिफाई भी कर सकती है, सेट असाइड भी कर सकती है, उसे कंफर्म भी कर सकती है। उसके बाद जो पावर ऑफ अपीलेट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर, अच्छा जो अपीलेट कोर्ट के जो पावर बयान किए गए हैं वो आर्डर 41 रूल 3 में बयान किए गए हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट आर्डर है वो है 43 अपील्स फ्राम ऑर्डर्स। तो इसमें जो लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स दिए गए हैं जिनके खिलाफ जिन ऑर्डर्स के खिलाफ अपील की जा सकती है वो आर्डर 43 रूल 1 में बताए गए हैं। और आर्डर इन इंटरप्लीडर, जो इंटरप्लीडर सूट्स है वो आर्डर है वो अपीलेट आर्डर है। आर्डर फॉर अलोइंग टेम्प्रेरी इंजेक्शन इज़ अपीलेट, जो टेम्प्रेरी इंजेक्शन के रिलेटेड जो भी आर्डर होते हैं वो भी अपीलेबल होते हैं। द जजमेंट शेल प्रोनाउंस आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द पार्टीज़, जो जजमेंट पार्टीज़ को सुनने के बाद जो जजमेंट दी जाती है वो रूल 30 में बयान किया गया है। द जजमेंट में बी कन्फर्मिंग वेयरिंग और रिवर्सिंग द डिक्री विच इज़ द अपील इज़ प्रेफर्ड रूल 32 जो रूल 32 है आर्डर 43 का, उसमें जो जजमेंट है उसे वेयरिंग या कन्फर्मिंग या रिवर्सिंग के लिए वो अपील जो का तरीक़ेकार है वो 32 में रूल में बताया गया है। सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश टू दी पार्टी रूल 36 में जो भी जजमेंट की कॉपीज़ पार्टीज़ को दी जाती है डिक्री और जजमेंट की, वो उसका जो तरीक़ेकार है जो वो रूल 36 में बताया गया है। आर्डर 43 आर्डर 43 रूल 36 में बताया गया है। तो ये थी आपका कम्प्लीटली ओवरव्यू हो चुका है सीपीसी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लागेट के रिलेटेड वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम आपको बिल्कुल फ्री में 1 मंथ के अंदर लागेट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और साथ में आपको फ्री में PDF नोट दे रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है व्हाट्सएप ग्रुप की, जहाँ से आप ज्वाइन करके नोट्स हासिल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।